What is up, ladies and gentlemen, boys and girls? Welcome to a very interesting episode of the Viral Podcast by Dai Ali Daniel, presented by Indus Enclave, powered by Viral Marketing, and in collaboration with Snug. आज का podcast बहुत खास होने वाला है, because today I have someone in the studio who is very special. He comes from a legacy background. बड़ा एक legacy खानदान है इनका, साबरी खानदान, वहाँ से इनका ताल्लुक है. मॉडर्न डे कवाल हैं, जेंजी कवाल हैं, और अपनी फैमिली की, अपने फादर की, शहीद द लेजेंड अमजद साबरी के बेटे हैं. प्लीज वेलकम ऑन द पॉडकास्ट टुडे मुजद्दिद साबरी साहब. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, थैंक यू फॉर हैविंग अस भाई. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट. नहीं भाई, थैंक यू. अच्छा, आपकी फैमिली के बारे में, आपके बारे में सबको पता है. द ग्रेट शहीद अमजद साबरी साहब, उनके बारे में भी ज़रूर बात हम करेंगे. उनके बगैर ही पॉडकास्ट अधूरा रहेगा. बट आई वॉन्ट टू नो, वॉज दिस समथिंग, जो अब आप कवाल बन गए हैं, जो आप कवाली पढ़ते हैं, अपने फादर की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वॉज दैट समथिंग दैट यू वॉन्टेड टू डू योर सेल्फ, और वॉज दिस समथिंग दैट वॉज पुट ऑन टू यू बाय द फैमिली, या कोई फैमिली प्रेशर था ऐसा कि यार आपने लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना है एंड यू हैव टू बी अ कवाल, या फिर अपनी मर्जी से बने आप? टू बी वेरी ऑनेस्ट, दोनों चीज़ें हुई हैं मेरे साथ. ओके. स्टार्टिंग में मुझे कोई शौक नहीं था कि मैं एज अ परफॉर्मर करूं या परफॉर्म करूं, शोज़ वगैरह करूं. अर्ली डेज में भी अब्बा के साथ भी जब शोज़ वगैरह, अच्छे कॉन्सर्ट्स होते थे, तो मेरी जो कज़न्स वगैरह हैं, मेरे भाई हैं, वो स्टेज पे अक्सर अब्बा के साथ बैठते थे, लेकिन मैं कतराता था स्टेज से. अच्छा. तो और मेरा एज सच कोई फोकस नहीं था कि मैंने म्यूजिक में करना है, और फैमिली की तरफ से भी कोई प्रेशर नहीं था इनसे. हाँ, उस वक्त बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं था. वक्त के साथ साथ हमने फिर स्टडीज़ कंटिन्यू की, क्योंकि वालिद साहब का हमारे मेन गोल यही था कि स्टडीज़ चलती रहनी चाहिए, वो नहीं रुकनी चाहिए. फिर अराउंड 2021 में मैंने काम करना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ लिया. वो एक पूरा जो एक सिनेरियो बना, एक पूरा सानेहा हुआ, एक ट्रेजेडी हुई विद योर फैमिली, और उसके बाद फिर फैमिली ने बोला कि यू शुड कंटिन्यू दिस. स्टिल अगर मैं आपको सच बताऊं तो मेरी फैमिली अभी भी नहीं चाहती कि मैं अभी काम करूं या अभी से इन सब चीज़ों को टेक ओवर करूं. ये मेरा अपना फैसला था. जब 2021 में हमने काम करना शुरू किया, मैंने बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया कि मतलब शोज़ होंगे भी या नहीं होंगे. तो हमने शोज़ वगैरह करना शुरू किया, क्योंकि तब तक हम लाहौर मूव कर गए थे. 2017 में अब्बा के इंसिडेंट के बाद हम लाहौर मूव कर गए थे. तो यहाँ पे हमारा कुछ शोज़ ऑन एंड ऑफ शुरू हो गए 2021 में. तो हमने ऑन एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया कि लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे. तो इसी तरीके से एक सिलसिला बन गया, क्योंकि हम लाहौर में थे. तो मैं जैसे ही अराउंड के कोई करीब डेट्स में 2-3 शोज़ एक साथ आते थे, तो मैं उन्हें बुक कर लेता था. और शोज़ करते थे, और मैं वापस लाहौर चला था. तो एक अच्छा सिलसिला बन गया था. फिर 2022 में जब सितंबर में आई गेस मैं यहाँ पे आया था, 3 शोज़ मेरे लाइन थे. और फिर अल्लाह ताला ने हाथ ऐसा पकड़ा कि हम 2023 के मार्च अप्रैल तक जैम पैक बुक हो गए थे. अच्छा. मतलब मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं कराची से लाहौर ट्रैवल कर लूँ. क्योंकि सीज़न के बाद समझ लें कि सीज़न से लेकर रमज़ान तक की ट्रांसमिशंस में जैम पैक बुक था मैं. तो फिर मैंने तब वालदा को अपनी फ़ोन किया, और फिर उनसे इजाज़त ली कि मैं ऐसे करना चाहता हूँ, काम को फॉरवर्ड लेके चलना चाहता हूँ, इस लेगेसी को. हालांकि मेरी वालदा ने बड़ा इस चीज़ को रेजिस्ट किया. एग्जैक्टली. वो ओपोजिशन में खड़ी हुई थी कि नहीं, कैसे करोगे, अभी तुम पढ़ाई कर लो, स्टडीज़ को देख लो, ये सब चीज़ें. लेकिन अल्लाह ताला ने मैनेज करा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, तो जब फैसला कर लिया, तो उससे पहले आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग अपने वालिद साहब के साथ कुछ टाइम आपने इसमें रियाज में आपने गुजारी, कुछ टाइम वहाँ पे सीखा, या बाद में किसी और से सीखा? इसको प्रोफेशनली कैसे आपने परस्यू करा? अच्छा, वालिद साहब के वक्त में तो सीखने का इतना मौका नहीं मिल सका. जहाँ तक कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बात है, स्टिल हम उसी प्रोसीजर के अंदर हैं कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग हमारी चल रही है. क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने यही बताया कि म्यूज़िक बहुत बड़ा दरिया है. म्यूज़िक या कोई भी फील्ड है, उसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ है और बहुत स्पेस वो भी मौजूद है. तो हम उस चीज़ को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं. तो अभी आप प्रोफेशनली क्लासेस वगैरह इसमें लेते हैं साथ में? भाई सच बताऊं तो हम रियाज कर रहे हैं. क्योंकि हमारे डिफरेंट टाइम का डिफरेंट रियाज होता है. अब सुबह में इस्तेमाल किया जाता है खरज का रियाज, क्योंकि जिससे बेसिकली बेस खुलती है और लोअर वोकल्स जो है वो ट्रेन होते हैं आपके. और रात में जैसे तार सप्तक का कर लिया, या शो से पहले कर लिया, ताकि आपके हाई नोट्स और पिच करेक्ट हो जाए. तो ये डिफरेंट रियाज कर लेते हैं. जहाँ तक कि नॉलेज है वो तो हम भी ले ही रहे हैं, जहाँ से जितनी मिल जाए. सीखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सही तरीके से कहीं से भी नहीं है. बस सुन लिया, जो सुन के सीखा है, और जो बुजुर्गों की बातें सुन के सीखा है, बस. एग्जैक्टली. सच बताऊं तो खून में तो गा रहे हैं हम, वरना इतनी कोई ज्यादा मेरी मेहनत नहीं है इतनी जितनी करनी चाहिए मुझे. मैं समझता हूँ आपकी बात. अच्छा,
आपकी आवाज़ आपके वाले साहब से अब जब लोग आपको देखते हैं, बिकॉज़ वी हैव सीन ओवर द इयर्स कि आपकी आवाज़ में काफ़ी चेंजेस आए, बिकॉज़ ऑब्वियसली बिल्कुल आप उस एज से भी गुजरे हैं, आपकी आवाज़ में डिफरेंट टोन्स और बिल्कुल टोनैलिटी चेंज होती है विद दैट एज, जिस एज में अभी आप हैं। तो अभी काफ़ी लोग आपको, मैं देखता हूँ काफ़ी कमेंट्स वगैरह में हमने जो देखा कि लोग काफ़ी आपको ये कहते हैं कि आपकी आवाज़ आपके वाले साहब से अब अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी मिलने लगी, और काफ़ी दफ़ा तो ऐसा लगता है कि वाक़ई में अमजद साबरी साहब जो हैं वो हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो इज़ दैट समथिंग दैट यू वर्कड टुवर्ड्स, कि आपने कोशिश की कि मैं आवाज़ अब्बा की तरह बनाऊँ थोड़ी, या फिर ये नेचुरली होता गया और आपकी बिल्कुल। विद विद जेनेटिक्स ये चीज़ आपके अंदर आई? ये वैसे तो ये जेनेटिकली ही है, लेकिन वालिद साहब की जहाँ तक कि वोकल की बात है, मैंने कॉपी करने की कोशिश नहीं की या बनाने की कोशिश नहीं की, ये जेनेटिकली ही सब चीज़ें आई हैं। हाँ, हमने उस चीज़ को एनहांस किया है कि जो टेक्निक्स मेरे वालिद साहब उस चीज़ को करते थे ना, उस आवाज़ को निकालने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ करते थे, उनको हम कोशिश करते हैं कि हम साथ लेके चल सकें, क्योंकि इनफैक्ट मेरे वालिद साहब मुस्कुराते हुए गाते थे। तो ये भी उनकी एक टेक्निक का पार्ट ही था जो कि उनको इजीली सिंग करने में मदद करता था। सो यू हैव टेकन दोस नोट्स हाँ, फ्रॉम दोज नोट्स के, हाँ एग्जैक्टली, और बहुत सारी चीज़ें हम उन्हीं की तरीके से करने की कोशिश करते हैं और कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, योर फादर अमजद साबरी साहब, मतलब द लेजेंड, उनकी जो लेगेसी है पूरी दुनिया में, जो उन्होंने नाम कमाया, पूरे पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया, और मुझे बड़ा ये एक वो हासिल है, शर्फ हासिल है कि मैं भी काफ़ी छोटा था उस वक्त, लेकिन मुझे ऐसा ये शर्फ मिला है कि उनकी मैंने लाइव परफॉर्मेंसेस सुनी है। एक आध उन्होंने हमारे एक ताया हैं, उनके उससे निस्बत से उन्होंने हमारे घर पे भी परफॉर्म किया एक दफ़ा, और मैंने उनको कॉन्सर्ट भी सुना हुआ है। तो मैं बड़ा, आई वॉज रियली रियली बिग फैन ऑफ हिम। हम सभी हैं उनके फ़ैन। तो आपके ऊपर बीइंग द सन, एंड स्पेशली व्हेन ही इज़ नॉट इन दिस वर्ल्ड एनीमोर, अब वो नहीं है यहाँ पे इस दुनिया में, प्रेशर कितना आता है आपके ऊपर? डू यू फील लाइक यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू फुलफिल, कि आप कहीं पे अगर परफॉर्म भी करते हो, कहीं भी करते हो, तो प्रेशर फील करते हो यार कि अब्बा का जो लेवल है वो तो ऑब्वियसली बात है, वो तो मैच करना थोड़ा मुश्किल है। सिर्फ प्रेशर की जहाँ तक बात है ना, क्योंकि सिर्फ पीछे वालिद साहब का ही नाम नहीं, मेरे दादा हुजूर एग्जैक्टली कभी एक टाइम है, समझ लें कि 70-80 साल की मेहनत जो है वो बिल्कुल वो हम पे अभी स्पॉटलाइट है। वो प्रेजेंट आप कर रहे हैं, एग्जैक्टली, हम उस लेगेसी को हम रिप्रेजेंट करें, तो एक प्रेशर बहुत है, बिल्कुल प्रेशर बहुत है, लेकिन हाँ हम कोशिश करते हैं कि अपने काम में एक्सीलेंस ढूंढें, ताकि कल को कोई मतलब कोई क्रिटिक भी बने, कोई दे हमें अच्छी सलाह, अच्छा मशवरा दे, तो वो हमारे काम से रिलेटेड ही दे। तो ये चीज़ प्रेशर नहीं लेते हैं, बस कोशिश कर रहे हैं कि इसको मैं स्टार्टिंग में लेके चलें। हाँ, क्योंकि देखिए ना, आपको मैंने बताया लेगेसी बहुत बड़ी है, वो चीज़ का प्रेशर होता है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में मैं नर्वस हो जाता था या फिर एंजाइटी हिट कर जाती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि उस प्रेशर से खेलने में मजा आता है। अच्छा, आप मॉडर्न डे कवाल हैं, यू आर यंग, सही है, यू आर अ यंग गाय परस्यूइंग कवाली। आजकल कवाली के डायनामिक्स काफ़ी डिफरेंट नज़र आते हैं जो हम देखते हैं। पहले कवाली जिस तरीके से पढ़ी जाती थी, कुछ स्पेसिफिक नॉर्म्स थे कवाली के, कि यार कवाल फॉर एग्जांपल खड़े होके नजर नहीं आते थे आपको, कि खड़े होके माइक लेके आप घूम रहे हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं, जस्ट लाइक सिंगर जिस तरीके से करते हैं। बट आजकल वो चीज़ चेंज हो गई है, एंड आई थिंक आप भी काफ़ी नई चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। तो आजकल के दौर के हिसाब से किस तरीके से ट्वीक कर रहे हैं अपने मेथड्स को, ताकि ऑडियंस से ज़्यादा अच्छे तरीके से एंगेज करें? जहाँ तक की बात, मैं आपको पहले कवाली को स्पेसिफाई करके बताता हूँ। अच्छा, मैं खुद भी जो ना अपने आप को कवाल कंसिडर नहीं करता हूँ। अच्छा, क्योंकि कवाल एक बहुत बड़ा रुतबा है। ओके, एक समझ लें कि एक लोगों को पूरी जिंदगियां लगती हैं, उस सफर पर निकलने के बाद, मेहनत करने के बाद एक कवाल का रुतबा मिलता है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ जो कि म्यूजिक पोर्ट्रे कर रहा हूँ कवाली फॉर्म में, कवाली पढ़ के। हाँ जी, कवाली फॉर्म में। अब क्योंकि कवाली डिफरेंस इसलिए, और जो आज की कवाली हो रही है वो डिफरेंस इसलिए, कवाली का मतलब है कॉल, कॉल की जमा है कवाली, कॉल मतलब कोट्स वगैरह, बड़े बुजुर्ग जो नात हम बुजुर्गों की शान में मनकबत लिखे गए हैं, वो है कवाली, स्पिरिचुअलिटी। एग्जैक्टली, वो है कवाली। और अब जो हो रही है वो गजलें, वो कमर्शलाइज म्यूजिक है, उसमें कमर्शियल एलिमेंट आ रहा है। एग्जैक्टली, वो कमर्शलाइज म्यूजिक है, वो गजलें। अब बहुत सारी कलाम गजलें मार्फत पे भी लिखी गई हैं, जो शायरों ने अपने खुदा से राब्ते में लिखी गई हैं, लेकिन आज वो मशहूर हैं इश्क मिजाजी के ऊपर, मतलब वो उसको एक लव एंगल भी उसमें आ गया। मेरी कोशिश ये है कि मैं सिर्फ म्यूजिक इसके अंदर अच्छा कर सकूं जो आज की जनरेशन, हमारी जनरेशन सुनती है, क्योंकि कव्वाली को लेके आने का मकसद यही था कि दीन का पैगाम जो है वो फैलाया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके म्यूजिक के थ्रू। तो हमारा भी यही कोशिश है कि हम अच्छे से अच्छा म्यूजिक, प्लेजेंट से प्लेजेंट म्यूजिक डालने की कोशिश करें, क्योंकि हम भी इसी मुआशरे में रहते हैं। आपको भी पता है कि यूजुअली कव्वाली नाइट्स कैसी होती हैं, उसमें सिर्फ शोर शराबा और मतलब जो अदब थे, पहले आदाब थे जो पहले, जी एग्जैक्टली, जो आप कह रहे हैं कि
से माइक पकड़ के घूमते थे। ये कव्वाली के आदाब थे कि लोग बैठ के इसको परफॉर्म बैठ करते के थे और बैठ के ही सुना जाता था इसे। और दाद देने का भी एक तरीका था तरीका था, specific। हाँ। और मैं ये भी नहीं कहूँगा, रक्स करने का भी एक तरीका ही था। yes, रक्स करने का भी एक तरीका ही था। उस तरीके से चीज़ें वैसी नहीं हो रही, लेकिन क्योंकि टाइम टू टाइम चीज़ें इवॉल्व कर जाती हैं, तो अब वो इवॉल्व हो गई हैं। अब जो कव्वाली नाइट्स हो रही हैं वो कह लो कि फंक्शंस हैं, गज़ल नाइट है, कव्वाली नाइट तो नहीं है। उसमें सारी जो है वो आपकी गज़लें वगैरह हाँ, वो सब चीज़ें क्योंकि हम बेसिकली हम बैठते, अगर मैं किसी से एज एन आर्टिस्ट मैं किसी से फरमाइश करूँ तो मुझे वो पहली छूटते ही गज़ल कहेगा। और फिर मतलब अगर ये गज़ल याद का ही शो करना है तो फिर उसे कव्वाली नाइट का नाम क्यों देना है? क्योंकि हुरूफ आम में उसे कव्वाली कहा जाता है, उसे कव्वाली नाइट हाँ। कहा जाता है। मतलब आजकल हर शादी का एक नया इवेंट एक ऐड हो गया है, वो हाँ। कोर इवेंट बन गया है कि यार बिल्कुल, कव्वाली ऐसे नाइट कव्वाली होनी है, ऐसे इसमें ही, कोई कव्वाल परफॉर्म ऐसे। करेंगे। अच्छा, आपने बोला कि आप खुद को कव्वाल कंसिडर अभी नहीं करते, यू आर एन आर्टिस्ट परफॉर्मिंग कव्वालीज, राइट? कब लगता है कि वो कव्वाली का स्टेटस और कव्वाल का स्टेटस आपको, कि मैं कव्वाल हूँ, कब लगता है कि आपको मिल जाएगा? अपने हिसाब से बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे बुजुर्ग हमें कंसिडर कर लेंगे कव्वाल तो फिर हम बन जाएंगे। अच्छा, इसकी कोई स्पेसिफिक आई डोंट थिंक इसमें कोई डायमेंशंस होती होंगी ना, कि जैसे कि हर एक चीज़ का पैरामीटर होता है। जी, फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लाइंग करते हैं, हाँ। सो देयर इज अ लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स दैट यू हैव टू फ्लाई टू बिकम अ पायलट। इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है मेरे भाई। बुजुर्ग इसमें आपके हैं हाँ, इसमें जो वो करते हैं। इसमें यही कहावत है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप पॉलिश होते जाओगे। एग्जैक्टली, ये सारी गेम ही अब क्योंकि कोई भी गला अपना पैदा होके नहीं लेके आता। हाँ, एक उसको गॉड की गिफ्ट एज होता है कि उसको आवाज मिली है, ओके। लेकिन किसी भी बंदे को पॉलिश करनी पड़ेगी। अगर कोई जिस बंदे को बिल्कुल भी सुर नहीं है और जिसमें सुर है, मेहनत उनकी एक ही लगेगी। एग्जैक्टली, टू गेट दैट एट दैट पॉइंट, मेहनत उनकी एक ही लगेगी, क्योंकि पॉलिश करना और प्रैक्टिस करना इस गेम है। अच्छा, किसी की अगर फॉर एग्जांपल आवाज अच्छी नहीं है तो वो भी ट्रेन करके बन सकता है? बन सकता है, अच्छा, यू कैन ट्रेन योर वॉइस इन एनी वे यू कैन। एग्जैक्टली, ये देखें, ये है मसल्स। ओके, ये है मसल्स। अब जैसे आप बाइसेप ट्रेन करते हैं, ट्राइसेप वगैरह ट्रेन करते हैं, इनको भी इसी तरीके से ट्रेन करना है। तो वो उस हिसाब से आप अपनी आवाज को, मतलब आप टेक्सचर चेंज कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करो। वोकल पिच, अब आप भी एज एन पॉडकास्ट करते हो तो आपको भी उसका वोकल टोन्स का आइडिया होगा। तो ये कि उस हिसाब से आप जिसने भी जिस फील्ड के अंदर कुछ चाहिए, या टॉकिंग वे में वोकल्स चाहिए या गाने के लिए चाहिए, तो ट्रेन की जा सकती है अपनी आवाज, किसी भी टेक्सचर में उसको किया जा सकता है। अच्छा, जब आपके वालिद साहब का वाकया हुआ, जो उनके साथ हुआ, उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स हमें नज़र आए विद इन, डोंट नो कि आपकी फैमिली से उनका ताल्लुक है या नहीं है। और अभी भी हम काफ़ी सुनते हैं तो हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यार साबरी ब्रदर्स हैं, साबरी सिस्टर्स हैं, साबरी कजन्स हैं, और पता नहीं XYZ बहुत सारे साबरी जो है ना वो हमें लोग नजर आए कि हर उसमें, क्योंकि वो नाम एक बना हुआ ब्रांड है, वो बिकता है, राइट? तो हर उसमें हमें नजर आता था, हम कंफ्यूज होते थे कि यार ये कोई कह रहा है कि ये उनके चाचे का बेटा है, कोई कह रहा है ये मामू का बेटा है। तो आपकी फैमिली के अंदर अभी एज वी स्पीक राइट नाउ कितने ऑथेंटिक साबरी फैमिली के ग्रुप्स हैं जिनको आप रिकॉग्नाइज करते हैं? वैसे तो ग्रुप्स देखें, अगर साबरी फैमिली की लीनियज को देखते हुए आए तो फिर अगर साबरी ब्रदर्स की जो लेगेसी फॉलो कर रहे हैं वो तो हम ही हैं। मेरे अलावा मेरे कजन्स वगैरह भी हैं जो कि शोज वगैरह करते हैं। और इनफैक्ट जो आपने अभी साबरी सिस्टर्स का नाम लिया, वो भी मेरी कजन ही है। वो आपकी कजन, वो मेरी कजन, दे आर फ्रॉम द फैमिली, ठीक है, उनको एक्सेप्ट कर लिया आपने, ठीक है, वो मेरी कजन्स हैं। और मेरा और भी कजन्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। बाकी जितने लोग अपने नाम के आगे साबरी लगाते हैं, तो साबरी तो आप अपने नाम के आगे भी लगा सकते हो। साबरी एक सिलसिला, बेसिकली मैं बहुत सारी जगहों पे बता चुका हूँ ऑलरेडी, क्योंकि साबरी सिलसिला अगर उससे आप बैत हो जाएंगे तो आप अपने नाम के आगे साबरी कास्ट नहीं है हमारी, हमारा कुछ ऐसा नहीं। साबरी इज़न सिलसिला, सूफीज़्म का एक सिलसिला है, चिश्ती ऑर्डर से एक सिलसिला निकला हुआ है, जस्ट लाइक दैट, एग्जैक्टली। तो वो साबरी, अगर आप भी उस सिलसिले से बैत होंगे तो आप भी अपने नाम के आगे साबरी लगा सकते हैं। तो मैं साबरी लगाने से तो किसी को नहीं रोक सकता। हाँ, साबरी ब्रदर्स जो ग्रुप है उसका पेटेंट मेरे दादा के पास था, और वो हम मतलब गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड आर्टिस्ट हैं, और वो पेटेंट हमारे पास है। वो आपके पास, वो हमारे पास है। और साबरी ब्रदर्स का कजन्स हैं कुछ जो करते हैं परफॉर्म? जी, ये हमारे पास, अब ग्रुप नेम हम रख सकते, ये हमारे पास है जो जिसका पेटेंट हमारे पास है। बाकी अब नाम के आगे तो हम किसी के नाम के आगे तो नहीं लगा सकते, चेंज कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग हमारी फैमिली से नहीं है, अल्लाह सबको रिस्क दे। अच्छा भाई, मैंने अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे देखा था कि एक आपकी शायद कज़न है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर, बड़े वायरल हुए कि उनका जो पढ़ने का स्टाइल था वो बड़ा मैच करता था आपकी आई थिंक दादा के वहाँ से जो वो लोग वो कर रहे थे। तो वो इज ही पार्ट ऑफ योर फैमिली? आपको पता मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? आप किसकी, अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं? आई थिंक, जी हाँ जी, अब्दुल्ला तो मेरा कज़न है, और उसकी आवाज़ में भी है काफ़ी टच सिमिलर, तो कहीं ना कहीं क्योंकि उसने भी स्ट्रक्चर किया है। अच्छा, हाँ, बेसिकली वो मेरी पप्पो का बेटा है।
और उसने उसकी आवाज़ पहले ऐसी नहीं थी, उसने भी अपनी आवाज़ को काफ़ी स्ट्रक्चर किया है और काफ़ी हद तक वो कॉपी करने की कोशिश करता है और कर लेता है। तो वो भी परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी आपकी फैमिली से? जी जी, वो भी सारे मिलके परफॉर्म करते हैं कभी साथ? ऐसा होता है कि हमने फैमिली किया गैदरिंग्स में जी सब जी। बैठते अब हो? फैमिली जैसे उर्स वगैरह में या हम घर में शादी वगैरह में खुद सब बैठे हुए हैं तो जैमिंग तो सारे। होती रहती है। मतलब हारमोनियम अगर सब बैठे हुए तो हारमोनियम तो खुलेगा ही खुलेगा, ये तो एक फैमिली का रिवाज है। तो ये है कि जैमिंग्स वगैरह तो साथ होती रहती है और कुछ हमारी इनफैक्ट सोशल मीडिया पे भी वीडियोस वगैरह लगी हुई हैं कि साथ हम जैम कर रहे हैं, हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं या घर की है, कुछ इस टाइप की वीडियोस वगैरह लगी हुई हैं। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है ना कि जो लेगेसी फैमिलीज होती हैं उसमें रिफ्स हो जाती हैं यार, कि मतलब टूट गए, पार्ट्स हो गए, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। नहीं ऐसा आप बेसिकली लोगों के साथ तो नहीं ऐसा हुआ? तो कुछ नहीं हुआ, हम साथ बैठ के हंसते मजाक भी करते हैं, खाते पीते भी हैं। सीन ये है कि अब सबको बेसिकली देखिए, सबको मौका मिलना चाहिए कि वो आगे आए, अपना काम करे अगर उसके अंदर पोटेंशियल है तो। क्योंकि एज एन ग्रुप के अंदर रिकग्निशन सिर्फ एज एन लीडर को मिलती है। या पूरे ग्रुप में इतना फोकस नहीं होता। अगर कवाली ग्रुप में दो लोग जो हैं वो हाईलाइट होते हैं, जो मेन वोकलिस्ट होता है, जो मेन वोकलिस्ट होता है लीडर, और जो तबला वाला होता है, ये दो लोग जो हैं ये हाईलाइट होते हैं बाकी पूरे सब ग्रुप। नहीं होता। जितने आपने ग्रुप देखा होगा कितने 18-20 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन दो लोग हाईलाइट होते हैं। तो इसलिए कि हाँ, फिर सबको ऑब्वियसली लीडर बना, अच्छी बात है यार, सब काम करें। हाँ, फिर ऑब्वियसली एक ही उसमें अगर 4-5 लीड वोकलिस्ट हो तो फिर वो उस तरीके से फिर हाँ जी। रिकग्निशन लोगों को नहीं मिलती होगी। कितने वैसे बेसिक एक सवाल है मेरा कि यार एक लेमैन की तरह आपसे पूछूं तो कितने लोग होते हैं एक कव्वाल पार्टी के अंदर? फॉर एग्जांपल आप परफॉर्म करने जाते हो तो कितने लोग साथ बैठे हुए होते हैं और डिफरेंट रोल्स क्या होते हैं? बहुत सारे लोग मैंने हाँ, देखा तालियां बजा रहे होते हैं, बिल्कुल। बहुत सारे लोग अलग उस पे इक्विपमेंट पे होते हैं, तो थोड़ा डिस्क्राइब करें यार क्या होता है? मतलब कोई स्पेसिफिक नंबर तो नहीं होता कि इतने बंदे होने अच्छा, चाहिए, इतने नहीं होने दैट्स अप टू चाहिए। यू ऑन एग्जैक्टली। द कव्वाल। आप 6 लोगों के साथ भी शो करके आ सकते हो, ओके, आप सही है। 20 लोगों के साथ भी शो करके आ सकते हो। अच्छा। हाँ, तो डिफरेंस ये होता है कि जो कव्वाली के अंदर मेन म्यूजिशियंस और वोकलिस्ट चाहिए होते हैं वो हारमोनियम हम्म, और रिदम। रिदम में आप तबला और ढोलक को और लगा लो, हम्म। और एक सेकंड वोकलिस्ट होता है जिसको हम कन्नी वाला कहते हैं, जो मतलब बेसिकली कन्नी पे बैठता है, जो आलाप और सेकंड, बैकअप हाँ, वोकलिस्ट होता है? सेकंड वोकलिस्ट, सेकंड। जिसका सेकंड लीड वोकल होता है ना, जिसका ओके, उसे ओके, ओके, कहते हैं कि ये गॉट इट। कन्नी पे बैठ के आवाज लगाएगा। बाकी सब कोरस में आते हैं, जो कोरस सिंगर्स होते हैं, जो कि ताली भी बजा रहे एक होते हैं साथ ही। और वो बोल दोहरा रहे होते हैं। ये मेन कोर होती है कव्वाली की, जितने हमें लोग चाहिए। उसके अलावा फिर आप म्यूजिशियंस जितने मर्जी डालो, आप इलेक्ट्रिक गिटार डालो, बेस गिटार डालो, सैक्सोफोन डालो, वायलिन, जो दिल करे वो डालो, तो टीम बढ़ती रहेगी आपकी। तो इसमें ये बाकी लोग भी जो सब होते हैं तो इन सबका सिंक में होने के लिए एक साथ बैठ के सबको प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी, काफी आवर्स लगते होंगे ये इसमें कि तो एक सिंक में आ जाए सारे के सारे। बिल्कुल आवाज नहीं, काफी टाइम, साल 2 साल लग गए हमें सब चीजें सिंक एक बनाने सिंक में। बनाने में, क्योंकि प्रैक्टिस लगती है। अब एक बंदा, 2 बंदा, 3 बंदे हो, 4 बंदे हो, उनको एक सिंक करना जो है ना वो ईजी होता है। 8-10 लोगों को एक साथ सिंक करवाना और एक-एक रिदम का पता होना और कुछ पता होना, क्योंकि एज एन मेरी टीम जो है वो ओवरऑल नई टीम है बिल्कुल। मैंने बिल्कुल अच्छा, ब्लैंक सी टीम बनाई है। फ्रेशीज हैं सारे? बिल्कुल कोई पुराना फ्रेशर्स है। बैकग्राउंड नहीं है किसी का? कोई इतना कोई खास किसी का अच्छा। बैकग्राउंड नहीं है। इनफैक्ट बस हमारे साथ जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक पे होते हैं, जो हमारे मतलब समझ लो इलेक्ट्रिक गिटार वाले हैं, जो बेस वाले हैं, ये लोग पुराने पापी हैं इंडस्ट्री के और काफ़ी काम कर चुके हैं ऑलरेडी। फैसल भाई हो गए, जोगी भाई हो गए, हमारे साथ जोहेब भाई जो कोई हमारे यंग ग्रुप पैनलिस्ट है हैं, आपका? ऑलमोस्ट, क्योंकि हैं ही हमारे इंटरनल सारे कजन्स वगैरह ही हैं, और ओके। सब यंग ग्रुप ही इसलिए बनाया है ताकि हम यंग ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकें। क्योंकि मैंने पहले एक ग्रुप बनाया था, जो मैंने अपनी कज़न का ग्रुप स्टार्टिंग में अर्ली स्टेजेस में, जो मैंने बताया 2021 में जब मैंने शो करने शुरू किए थे, तब तक मेरा कोई ग्रुप फॉर्म नहीं हुआ था। तब मैं अपने कज़न वाइस भाई हैं उनके ग्रुप के साथ शोज़ वगैरह करता था। लेकिन उसमें सब बड़े लोग थे, तो मैं उस चीज़ों को अपनी तरीके से टेक ओवर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहाँ फिर अदब का भी लिहाज आ जाता है, और फिर आप नहीं कर पाते अपनी मर्जी से जो काम करना Experiments चाह रहे नहीं होते हैं कर ना, वो नहीं कर पा रहे होते। तो बस उन बाउंड्रीज की वजह से फिर मैंने अपने उन मामू वगैरह से डिस्कस किया कि मैं अपना काम करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे प्रेस किया, फिर मैंने स्क्रैच से बिल्कुल टीम बिल्ड की। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे भाइयों ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया। अब पाते? भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह। साथ हैं? जी जी, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, मैंने अभी आपसे ऑफ कैमरा पूछा कि मैं आपसे आपके वालिद साहब के बारे में कुछ बात करना बिल्कुल चाहता हूँ और आप कंफर्टेबल हैं या नहीं। आपने मुझे बिल्कुल बोला कि बिल्कुल आप कंफर्टेबल हैं, तो मैं आपसे ज़रूरी है कि उनके बारे में बात की जाए और उनको ज़िंदा रखा जाए। वो तो बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल। लेजेंड हैं, वो ज़िंदा ही हैं, हमारे साथ ही हैं। मुझे आपसे ये पूछना है कि जब वो वाक़या हुआ, हमने तो विद द टीवी स्क्रीन देखा कि यार एकदम से एक पूरा इतने बड़े लेजेंड के साथ एकदम से उनकी जो है वो जान ले ली गई और पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ही मैं बोलूँगा, उनके फैंस थे वो सब सोग में चले गए कि यार एकदम से ये क्या हुआ है एकदम उनके साथ। आप लोगों के लिए तो एक समझें एक लाइफ चेंजिंग एक मरहला था वो जो हुआ। मैं ये तो नहीं पूछूंगा भाई आपको कैसा लगा, क्या हुआ, ये फजूल बात तो नहीं करनी चाहिए। वी नो ऑब्वियसली लूजिंग अ फादर इज लाइक लूजिंग एवरीथिंग, एग्जैक्टली। स्पेशली व्हेन यू आर सो यंग, समवन लाइक यू।
उसके बाद जो सिलसिला हुआ, जो चीज़ें हमने देखी टीवी के ऊपर कि आई थिंक जब हुआ ये वाक़या उसके नेक्स्ट डे ही प्रॉब्ली आफ्टर द बरियल आप शायद आप और आपके भाई वगैरह आई थिंक हमें टीवी एक चैनल पे नज़र आए एक खातून के साथ, और वहाँ पे गम की हालत में आप बिल्कुल थे और आपको वहाँ पे बुलाया गया और आप वहाँ पे थे। फिर आपकी फैमिली आई थिंक घर पे भी आपके 1-2 शोज़ किए गए। सो डोंट यू थिंक कि आप लोगों को उस वक़्त के अंदर व्हेन यू वर गोइंग थ्रू ग्रीफ आपके साथ गलत हुआ कि आपको इस तरीके से आपकी फैमिली को वो प्राइवेसी और वो स्पेस नहीं दिया गया और आपको एक्सप्लॉइट किया गया टीआरपी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, जो भी पर्सपेक्टिव उनका था, आपका क्या टेक है इसके अंदर? हाउ डू यू फील अबाउट इट? हाँ, आई डू फील एक्सप्लॉइट एट सम पॉइंट, लेकिन मैं भी यही कहूँगा कि आपको भी पता है मीडिया को टीआरपी वगैरह तो चाहिए ही होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे गोल उनका यही था क्योंकि सब वालिद साहब से बहुत मोहब्बत करते थे। हाँ, जब मैं टीवी शो पे अगले दिन ही आया, मैं बहुत छोटा था, मुझे जेन्युइनली मुझे नहीं एग्ज़ैक्टली, यू पता वर कि प्रोबब्ली मुझे हैड नो सिर्फ हाँ, क्लू कि मुझे क्या हो कहा रहा कि है। कपड़े चेंज करके जाना है तो मुझे तैयार करवाया गया और मुझे ले गए। उसके बाद उन सब चीज़ों से तो मुझे इतना एक्सप्लॉइटेशन फ़ील नहीं हुई। फ़ील ये होती थी कि हम कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं तो मीडिया क्योंकि उस पूरे साल के लिए समझ लें, उस 2016 से 17 तक के लिए हमारे घर के आगे मतलब हम 24/7 सर्विलेंस के अंदर थे। मुस्तकिल मीडिया मौजूद था। एग्जैक्टली कि हम हमारे गेट के आगे 4-5 ये जो आपके स्टैंड्स होते हैं कैमरा के, और हर वक्त मूवमेंट रेडी रहती थी कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कब आया है, किसके पास जा रहा है, तो ये हर चीज़ हमारी रिकॉर्डेड रहती थी, जो कि थोड़ी सी और मज़ीद फ्रस्ट्रेटिंग थी कि इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें, हैंडल देयर इज़ नो करें। प्राइवेसी इन दैट एग्जैक्टली कि वर्ल्ड। हम अब हमारे पे गम भी है और फिर ये मीडिया भी है, हालांकि उन बेचारों की जो वहाँ पे अपनी अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं, उनकी तो कोई गलती नहीं है, वो भी अपने ऑर्डर्स को ही फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पे मुझे फ़ील हुआ कि यार ये थोड़ा-सा गलत है, क्योंकि पॉइंट वो था जो मुझे फ़ील हुआ कि हम मैं वालिद साहब की बरसी थी हमारी, हम वहाँ से आए और ऐसे ही हमारी मतलब चैनल्स, काफ़ी सारे चैनल्स थे, वो वेट कर रहे थे बैठे हुए कि ये आएँगे तो हम इंटरव्यू करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, मैं इनफैक्ट नीचे आया और फिर उन्होंने आके बात यही सवाल पूछी हुँ। कि आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, आपको कैसा लगा? मतलब ये क्या सवाल है यार, व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज़ दैट? ये तो बहुत ही ज़्यादा, इसको मैं क्या बोलूँ, कोई डिग्रेडरी भी वर्ड यूज़ करूँ तो वो भी कम है इसके लिए कि यू आर इनसेंसिटिव। और हमारा मीडिया ऐसा बहुत अक्सर कर जाता है यार, मतलब एक बंदा एक शदीद गम से गुज़र रहा है एक ऐसी कैफ़ियत में जब वो बिल्कुल छोटा है यार, मतलब छोटा है क्या, कोई बड़े से बड़े इंसान का कोई वालिद चला जाए तो दुनिया ख़त्म हो जाती ऐसे है ही है। इंसान की। और हमारा मीडिया इतना इनसेंसिटिव है। और मुझे तो, मैं अभी क्योंकि रिमाइंड कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ ना, अभी आपका जब पॉडकास्ट हमारा लाइनअप था, तो मैं वो सारा टाइम याद कर रहा था, मुझे याद आया कि आपके वालिद साहब के इंतकाल से पहले भी एक उनका पोर्ट ग्रैंड में एक, आई थिंक प्रॉब्ली लास्ट शायद वही था मेरे हाँ ख्याल से जी, जो हाँ मुझे जी। याद है, मैंने वो अटेंड किया था। तो मैं वही याद कर रहा था यार क्या, और अभी भी उनके म्यूज़िक को और उनकी चीज़ों को हम सुनते हैं। फिर मुझे याद आया कि यार इवन आपसे कव्वाली पढ़वाई यार उन्होंने, मुझे ये भी याद है। ऐसा हुआ था ना कि मैं गलत तो याद नहीं कर रहा हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो हाँ, उन्होंने एक वालिद साहब की याद में एक हम दुआ है मेरे वालिद साहब की करम माँगता हूँ, वो बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने पढ़ी थी। तो वो ये सब चीज़ें तो बहरहाल वक़्त था, अब गुज़र गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो मुश्किलात टलवा दी। जो हमारे पे सिनेरियो था, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इज़्ज़त के साथ यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया। अच्छा, बहुत सारी बातें, कॉन्स्पिरेसीज़ और 1000 चीज़ें हुई जब आपके वालिद साहब का मर्डर हुआ बेसिकली, जब उनको शहीद कर दिया गया। उसके बाद आपको लगता है कि जस्टिस हैज़ बीन सर्व्ड और जस्टिस मिल गया उनको? आपको लगता है कि इंसाफ मिल गया उनके, और जो सब चीज़ें उनके साथ हुई उसका सज़ा जो मिलनी चाहिए थी वो मिल गई है? आर यू सैटिस्फाइड विद दैट भाई परफॉर्मेंस? जस्टिस तो अल्लाह की अदालत में मिलेगा। ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है इस पॉइंट के ऊपर। क्योंकि इनफैक्ट यहाँ पे मतलब लोग पकड़े जा चुके हैं जो इस इन्वॉल्व थे इन्वॉल्व थे, इसमें? इस पूरी सिनेरियो के अंदर इन्वॉल्व थे, वो पकड़े जा चुके हैं। लेकिन आपको भी पता है इस मुल्क का कानून, और मुझे भी पता है इस मुल्क का कानून। तो यही है कि इंशाल्लाह, जहाँ तक बात की जो मैं चाहता हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं रोज़े महशर देखूँ कि क्या इस चीज़ की जजमेंट पास होगी। अच्छा, ये जो पूरा वाक़या जब हुआ, यू आर ऑब्वियसली वेरी स्मॉल। आई नो दैट मस्ट हैव टेकन अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ, मेंटल वेल-बीइंग पे आपको काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा होगा। उसके बाद अब आप उसी शहर में, उन्हीं लोगों के दरमियान, एक नया एरा होगा, बट द सिटी, जो सिटी हमारी वो वही है, वही शहर है, और जहाँ पे आपके वालिद साहब को शहीद किया गया, उसी जगह पे, उन्हीं इलाकों के अंदर, वहीं पे आप उन्हीं की लेगेसी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। डर लगता है आपको? पहले आप, मुझे पता है कि आप शिफ्ट हो गए थे, नाउ यू आर बैक। बिल्कुल। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? डू यू फील सेफ?
बिल्कुल भाई, देखें लाइफ का तो रिस्क ही है, मतलब कल का कुछ नहीं पता। तो मेन हमारा फोकस यही है कि बस जिंदगी, कराची शहर में तो इतनी कैजुअलिटीज हो जाती हैं, नॉर्मली हो जाती है, नॉर्मली हो जाती हैं कि बंदा अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो ये कि लाइफ तो वैसे भी रिस्क है, आज है कल नहीं है, किसको क्या पता। तो ये कि जितनी है इज्जत से अल्लाह ताला गुजरवा दे बस। आपको अभी तक कुछ होता है ऐसा, कोई थ्रेट्स वगैरह आते हैं कि गॉड फॉरबिड यार कि आपको नहीं कोई? नहीं, थ्रेट्स वगैरह का तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा सीन नहीं है अल्लाह का शुक्र। कि आती हैं, लेकिन फिर भी डर किसी चीज़ का नहीं है मेरे भाई। बड़ा, दिस इज अ वेरी ब्रेव थिंग दैट यू आर सेइंग कि अगर कोई नॉर्मल इंसान भी अगर हो और उसके साथ इस तरह की कोई वाकया हो तो लोग कोशिश करते हैं भागो यहाँ से यार, छोड़ो इस मुल्क को, निकलो। अभी भी ये होता है ना, जिसको मौका मिल रहा है वो बोलता है यार हमारी Let's get out of शहर कराची से, अब कराची जैसा भी है, बुरा है, नहीं सही, इसके एट द एंड ऑफ द डे है तो हमारा ही शहर, इसी शहर की पैदाइश है हम, और इसी शहर ने हमारे बुजुर्गों को इज्जत और नाम दिया। हमारी भी यही कोशिश है कि हम उसी तरीके से इस मुल्क को रिप्रेजेंट करते रहें हर जगह। अच्छा, जब आपके वालिद साहब की डेथ हुई थी उसके बाद किन लोगों ने सपोर्ट किया? वो सब लोग आए सपोर्ट करने जो टीआरपीज ले रहे थे, किसी मीडिया हाउस ने सपोर्ट किया, किसी फेमस पर्सनालिटी ने जो आपके वालिद साहब से वाबस्ता हो उसने आपकी हेल्प की, किसी ने कोई हेल्प किया या सब हाथ झाड़ के बस गायब नहीं हो गए? नहीं, सबने अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे वाले साहब के करीब लोग थे, सबने जिससे जो हो सका सबने किया अल्हम्दुलिल्लाह, सबने ख्याल किया। और बेसिकली सपोर्ट ही चाहिए था, जो कि हमें कुछ मीडिया इन्फ्लुएंशियल पीपल से मिला। हाँ, सबसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन जिन लोगों से एक्सपेक्टेड था उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। ये दिस इज़ वेरी पॉजिटिव टू नो कि लोगों ने आपकी हेल्प किया। अमूमन ऐसा होता है कि यार हमारे मुल्क में तो ये बात बड़ी फेमस है कि आपको अगर अपने आप को एक लेजेंड कहलवाना है और इफ़ यू वांट रिकग्निशन एंड रिस्पेक्ट यू हैव टू डाई। एग्जैक्टली, हमारे मुल्क में ये बड़ा सैड अफेयर है। पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ये बड़ा एक हैवी वो था जो हमने क्रॉस कर लिया, एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी हाउ यू हैव आंसर्ड दीज क्वेश्चंस। अच्छा, अभी क्या प्लान है? मुझे पता है आप पढ़ भी रहे हो अभी, साथ में कवाली भी परस्यू कर रहे हो कोई। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसमें कोई एल्बम वगैरह का होता है कि आपका एक एल्बम का प्लान होता है, और आजकल कितना मुश्किल है कमर्शियल उसमें कि यार एल्बम बनाना, और सोचते हो एल्बम बनाना है, क्या प्लान है? बिल्कुल, हमारी एक एल्बम चल रही है, इन प्रोसेस है। ओके। इनफैक्ट मैं ये आपके पॉडकास्ट पर अनाउंस कर दूं कि मेरा जो छोटा भाई है ऑन, हम्म। उसका गाना हमने एक रिलीज करने लगे अच्छा। इंशाल्लाह। नाइस। 1 मई को मोस्ट प्रॉब्ली क्या हमने बात। उसका गाना जो है वो रिलीज कर देना है। उसकी जो बेसिकली उसका शौक है थोड़ा सा ये प्लेबैक सिंगिंग की तरफ, ओके। तो हमने उसको एक ऐसी चीज़, मेरी कज़न है बिलावल साबरी जो कि राइटर है, उस गाने के राइटर एंड कंपोजर है, उन्होंने उस गाने को कंपोज किया, और मैंने अपनी छोटी सी प्रोडक्शन कंपनी बनाई हुई है, अच्छा। स्टेलर प्रोडक्शंस के नाम से। तो ये है कि उस तरीके से हमने एक मिलके एक चीज़ बनाई है, एक गाना है हमारा, पहला ही गाना है, समझ लीजिए एक्सपेरिमेंटल उसमें? सॉन्ग है। मैं हूँ नहीं, Vocals मेरी किसके प्रोडक्शन हैं? है, मेरे भाई की छोटे अच्छा, प्रोडक्शन ऑन की की है, और मेरी vocals प्रोडक्शन भाई है, की। हाँ, क्या मेरी नाम है production गाने का वो भी बताएं लोगों को। वहम नाम है गाने का। और सैड सॉन्ग? इट्स अ सैड सॉन्ग, इट इज अ सैड सॉन्ग एंड अ हैप्पी सॉन्ग ओके। टुगेदर। कुछ लिरिक्स थोड़ी सी ज्यादा डीप भी हैं और कुछ फ्लोई भी हैं। बहुत अच्छा एक सूदिंग से गाना है। कवाली का टच क्या- है उसमें थोड़ा सा? कवाली का टच नहीं उसमें, बिल्कुल बेसिक Basic. सिर्फ, और म्यूजिक भी जितना मिनिमलिस्टिक सा रख सकते थे हमने उसमें रखा है। और क्योंकि हमारा ये फर्स्ट समझ लीजिए एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा फिर जब ये 2-4 चीजें और हमने अभी ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए निकाल रखी हुई हैं, फिर उसके बाद हम ईपी की तरफ आएंगे, अपने एक एल्बम की तरफ आए। और क्योंकि एल्बम पे हमारा काम चल रहा है। अच्छा। जहाँ तक बात आपने बताया ना, मुश्किलात आती है प्रोड्यूसर्स ढूंढने में, अच्छे प्रोड्यूसर्स ढूंढने में, अच्छी मिक्सिंग एंड मास्टरिंग ढूंढने में, बंदा वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। कराची में लोग काम करने वाले बहुत हैं, लेकिन हम गरीब लोग हैं यार। जहाँ काम समझ आता है वहाँ बजट नहीं बैठता, जहाँ बजट बैठता है वहाँ काम समझ नहीं आता। ये वाला मसला तो होता है, ये वाला मसला होता है। तो कवाली निकालोगे एल्बम जी में भाई, या वो मिक्स तो करोगे? क्या कवाली की एल्बम डिफरेंट होगी, म्यूजिक जो गाने जो गजलें हैं उनकी डिफरेंट एल्बम होगी। वो भी आप करोगे? हाँ। अच्छा, दोनों जॉनरा को लेके जाना चाहते हो हाँ। साथ आप? अच्छा, मैं एज एन म्यूजिक का फैन हूँ। गौर। मैं सब अगर आप मुझे ये कहेंगे ना कि कवाली को इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के अंदर भी डाल दो, तो मुझे उससे कोई मैटर, मुझे फर्क नहीं हाँ, पड़ेगा। आजकल डाल रहे हैं लोग काफी, हाँ। और बड़ा अच्छा लगता है यार हाँ, सुन के। वो ओके। बड़ा ईडीएम के साथ बड़ा एग्जैक्टली, अच्छा वो उस कॉम्बिनेशन म्यूजिक के बैठता है। साथ आप कोलैबोरेट कर दो, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ हो चुका है भाई। अगर आप बैक इन टाइम जाते रहोगे, आप सारी ये जितनी भी मॉडर्नाइजेशन है म्यूजिक के अंदर, पहले लोग करके जा चुके हुए। अब हम उसको फैला रहे हैं। अब म्यूजिक को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने का मकसद ये नहीं है कि हमने ही सब चीजें नहीं की हैं, ऑलरेडी हो रही थी पहले से। जो लोग बुजुर्ग हैं, इनफैक्ट नुसरत फतेह अली खान साहब उस्ताद इतना काम करके जा चुके हैं, इतना म्यूजिक की खिदमत करके जा चुके हैं कि आज तक हम उनके गाने और कवालियाँ सुन रहे हैं।
तो ये एवोल्यूशन टाइम टू टाइम आता रहेगा, क्योंकि कवाली जब स्टार्ट हुई थी तो समझ ले कि सिर्फ ढोलक पे कवाली होती थी, सिर्फ ढोलक पे, इंस्ट्रूमेंट्स तो बाद में बाकी ऐड ऑन हुए। इनफैक्ट हारमोनियम हमारा सब कॉन्टिनेंट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ओके, ये भी अडेप्टेड है बेसिकली। ये फ्रांसीसीज एक इंस्ट्रूमेंट था, अच्छा, जिसको इवॉल्व करते करते फिर ये हारमोनियम पेटी बनी और ये फिर ये सब यहाँ पर कॉन्टिनेंट आया। का इंस्ट्रूमेंट बन गया। तो ये की चीजें फिर वक्त के साथ साथ अडॉप्ट होती गई, क्योंकि मेन फोकस जो था वो दीन फैलाना। इस तरीके से कवाली फैली अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो कवाली आजकल, क्योंकि आप देखते हैं बहुत सारे कवाल हो गए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, पॉजिटिव साइन एज वेल। अब अच्छी पढ़ते हैं बुरी पढ़ते हैं वो तो सब्जेक्टिव है कि लोग उस पर डिसाइड करें, और कवाली नाइट्स भी बहुत बढ़ गई हैं। एक कवाल बनना आज के दौर में कितना मुश्किल है और कितना टेक्निकली स्ट्रेनिंग ये प्रोफेशन है, क्योंकि आप कवाली जब पढ़ते हैं तो आपकी वोकल्स। अच्छा, मैं आपके सवाल को करेक्ट करते चलूं। आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि कव्वाली मुश्किल है जो, या आजकल फंक्शंस जो परफॉर्म हो रहे हैं ये करना मुश्किल है? दोनों पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, कव्वाली, हाँ, क्योंकि कव्वाली ओवरऑल सिर्फ एक थॉट पे बेस्ड है। अब जो हम सूफी म्यूजिक या जो सूफी कहते हैं ना, सूफी म्यूजिक कुछ भी नहीं है। सूफीज्म एक थॉट है बेसिकली। अगर कोई आपने लाइन पढ़ी, आप मार्फत से कनेक्ट कर सकते हो उसको, तो वो भी आपकी मार्फत में ही काउंट होगी। तो जहाँ तक बात बाकी चीज़ की है कि मुश्किल क्या है, फंक्शन परफॉर्म करना इतना मुश्किल नहीं है आज के दौर में। अच्छा, ओके। अगर आप मुझे कहो कि फंक्शन परफॉर्म करना है तो वो बहुत इजी है, क्योंकि ऑडियंस डिमांड करती है। जहाँ पहले आपने ये बात कही थी ना कि अब कवाली भी ज़्यादा हो गई और शादी के इवेंट्स भी ज़्यादा हो गए, तो ये बेसिकली सारा सिनेरियो है डिमांड एंड सप्लाई का। जब ट्रेंड इन हुआ तो सबको कवाली चाहिए, तो हर कैटेगरी में कवाली अवेलेबल है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अब क्योंकि पहले जो म्यूजिशियंस भी थे ना, उन्होंने अब कवाली ग्रुप बना लिया, क्योंकि ऑब्वियसली एक चीज़ में पैसा नजर आता है तो सब करेंगे। अच्छी चीज़ है ऑब्वियसली। अगर मैं भी सपोजिंगली हम इस पॉडकास्ट सेटअप की भी एक एग्जांपल लें, कि अगर मैं देखिए और जितने लोगों के पॉडकास्ट वगैरह चले वायरल हुए, तो फिर एक वेव पाकिस्तान में ये भी आई थी कि सबने पॉडकास्ट करने शुरू कर दिए। तो ये चीज़ है, अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ, कवाली करना मुश्किल है। जो उस सूफीज्म वाले थॉट से बिलोंग करता है ना, तो वो कवाली कर लेगा, उसके लिए मुश्किलात नहीं आएगी चीज़ें एक्सेप्ट करने में। हाँ, फंक्शन तो मुश्किल नहीं है, वहाँ पे आपको सिर्फ यकीन करें टीम लेके जानी है। अगर शादी का फंक्शन आप प्ले करो, शादी का एक शो है आपका, तो अगर आप हाई बीट के ऊपर कुछ भी परफॉर्म करके आ जाओगे तो लोग एंजॉय करेंगे। अच्छा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने ऑब्जर्व किया 3-4 साल काम करके, कि ऑब्वियसली अगर आप भी अपने घर के अंदर कवाली रखवाओगे तो आपका भी एक माइंडसेट ये होगा कि यार मजा आना चाहिए, फन हो, डांस हो, ये सब चीजें हो। तो हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है कि यही चीजें हो। हम क्योंकि अच्छा, मेरा तरीकेकार जो है शो परफॉर्म करने का, मैं जरा ग्रेजुअली बिल्डअप करता हूँ जरा। मैं पहले थोड़ा हम से शुरू करता हूँ, नातों की तरफ आता हूँ, फिर मनकबतें पढ़ता हूँ मौला अली की, मौला हुसैन की, फिर हमारे 2-4 मिनट का ब्रेक लेके अनाउंसमेंट करके कि भाई हम गज़लियात का सेगमेंट अब शुरू करने लगे। हाँ, अनाउंस करके कि अब गज़लियात का सेगमेंट हम शुरू करने लगे। हालांकि जब तक हम ये पूरा सिलसिला पढ़ रहे होते हैं तब तक लोग हमारी शक्ल ऐसी बैठ के देख रहे होते हैं। फिर ऑब्वियसली फिर जब वो चाहते हैं, अब उन्होंने भी तो पैसे दे के ही बुलाया है ना, तो हम उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसे फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, टेक्निकली टू बी अ कवाल इज वेरी डिफिकल्ट ना यार। जान बहुत लगती है ना, अगर आपकी जो पिच होती है वो नॉर्मल म्यूजिशियन से अलग होती है। यार मुझे ऐसा लगता है कि जान तो लगती है, लेकिन आपको मेंटली भी बहुत ग्रो करना पड़ता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को आपको ओपन अप होना पड़ता है, क्योंकि सूफीज्म से कनेक्ट करना पड़ता है। अब सूफीज्म ने जो है वो सारी स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट है इसमें बहुत ज़्यादा। अब एक स्पिरिचुअलिटी की मैं बात करूँ, अब लोग स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को डिफरेंस बना देते हैं कि भाई ये अलग चीज़ है, स्पिरिचुअलिटी डिफरेंट चीज़ है और रिलीजन हमारा डिफरेंट चीज़ है। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, अगर आप रिलीजन को स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट करके देखो तो आपको जो एहसास होगा वो एक डिफरेंट चीज़ होगी। कि अगर आप रिलीजन के अंदर स्पिरिचुअलिटी ढूंढोगे ना, अब कुछ लोग सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की तरफ निकल जाते हैं, तो फिर वो दीन से दूर हो जाते हैं, फिर वो एग्नोस्टिक हो जाते हैं या एथियस्ट वगैरह की तरफ चले जाते हैं। अगर आप अपने दीन में स्पिरिचुअलिटी ढूंढोगे तो फिर तो आप बहुत आसानी है। अच्छा, कवालों के बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं जो हम सुनते हुए आते हैं जिंदगी। मैं जानता हूँ आप क्या बात करने लगे हो। मैं क्या बात कि यार कवाल जो है वो शराब पीते हैं, कवाल जो है वो पता नहीं क्या, बेतहाशा 1000 मिथ्स हैं जो कवालों के बारे में होती हैं कि यार बहुत सारे कवाल जब तक नहीं पीते उनको वो उसी जोन में नहीं आते। ऐसा कुछ है, कुछ सच्चाई है कुछ ऐसी? देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस डीपली इनसाइड दिस प्रोफेशन है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि हैं कुछ आर्टिस्ट हैं जो कि ड्रिंक करते होंगे,
और सिर्फ कवाली में नहीं, हर शोबे के अंदर, म्यूजिक जॉनर में, पॉप में भी, सब चीज़ें एनर्जी चाहिए होती है लोगों का, ऐसा कहना है जिन लोगों से मैंने पूछा कि भाई क्यों ऐसे करते हो। अच्छा, क्योंकि बहरहाल मैं अपनी जस्टिफिकेशन ये आप क्या पीते हो? नहीं भाई, मैं पॉट पीता हूँ मेरे भाई। मैं जस्टिफिकेशन ये देता हूँ क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि बेसिकली हमें स्टेज पे बैठना है तो बावजू बैठना है। अच्छा, ओके। क्योंकि मैंने आपको अपना सिलसिला भी बताया कि हमने हम से शुरू करना है, नाते पढ़नी है, मनकबतें पढ़नी है, तो ये जब हमने चीज़ करनी है तो हम इसके लिए पाक साफ होने लाजमी है। हमें पाक साफ होना लाजमी है क्योंकि हमने ये नाम लेना है। अगर आप किसी को नहीं भी पता चलेगा, लेकिन इंटरनली आपको तो पता है ना कि यार आप नहीं सही स्टेट में नहीं हो कि आप ये चीज़ कर सको। तो हमारी तो कोशिश यही होती है कि हम बावजू बैठें। बहुत सारे लोगों को देखा भी है और बहुत सारे लोगों से पूछा भी, तो उन्होंने कहा नहीं यार ये तो वैसे ही है, बस इन्होंने बना दिया। कुछ लोग हाँ करते हैं, जो जिनकी एज हो गई, मैंने देखा एक दो लोगों को, कुछ सच्चाई है इसमें। हाँ कुछ सच्चाई है, कुछ लोग लेकिन हाँ, भी आ जाती है ना? जितना बड़ा ये मैथ है ना, उतने नहीं है कि सब करते हैं, कि सबको जरूरी है, जरूरत होती है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अपनी अपनी मर्जी से करते हैं। कुछ लोग हैं इसमें, उनकी वीडियोस भी आती है ना? नहीं यार, वो तो देखो राज मेरे भाई, शरीफ आदमी वही है जिसके पर्दे उठे नहीं। हाँ, ये अच्छा, एक अच्छा एस्पेक्ट है इसका। अच्छा, अभी कौन सा म्यूजिशियन है जो अच्छा लगता है आपको? किस किस्म का म्यूजिक सुनते हो? किसको फॉलो करते हो ज्यादा? इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हो? अच्छा, म्यूजिक तो मैं हर किस्म का सुनता हूँ। मैं रैप भी सुनते हो? रैप भी सुनता हूँ, मैं EDM भी सुनता हूँ, मैं हाउस म्यूजिक भी सुनता हूँ, मैं क्लासिकल म्यूजिक भी सुनता हूँ। इनफैक्ट मैं थोड़ा बहुत डीजे खुद भी प्ले कर लेता हूँ। अच्छा, मिक्सिंग वेरी थोड़ी बहुत सरप्राइजिंग कर यार। लेते हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। क्योंकि बेसिक मैंने आपको बताया ना कि कव्वाली तो मुझे मिली है विरासत में मिली है। अब मेरा क्या शौक है, मुझे वो भी तो कुछ करना है ना। हाँ, मेरा शौक है ओवरऑल म्यूजिक को कवर करने का। मेरा कोशिश है कि हाँ, कि हम इन सब चीज़ों को एक साथ लेके चल सकें, क्योंकि मेरा मेन एंड गोल यही है कि मुझे प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा बेहतर होना है। प्रोडक्शन खुद करनी है और सब चीज़ें खुद मैनेज करनी है। मेरा इरादा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बैक एंड पे चीज़ें बैठ के बहुत ज़्यादा बेहतर मैनेज कर सकता हूँ ईजीली। तो ये कि मैं उस चक्कर में लगा हूँ। कवाली तो चलती रहेगी, ये तो रुकेगी नहीं, ये तो ता क़यामत तक चलती ही रहेगी। चलती रहेगी। अच्छा, हमारा एक सेगमेंट होता है वन वर्ड आंसर, सो वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई। एंड यू विल हैव द लिमिट टू 1 या 2 वर्ड्स मैक्सिमम। ओके, उसमें आपने मुझे जवाब देना है। ओके जी। लेगेसी। साबरी ब्रदर्स। साबरी ब्रदर्स। फेथ। फेथ इन माई सेल्फ भाई। फेयर। फेयर, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। डर। डर किसी चीज का नहीं होना चाहिए। कवाली। कवाली लव। रैप म्यूजिक। रैप म्यूजिक थोड़ा सा शोर। थोड़ा सा शोर। लिरिक्स अच्छे होते हैं, लिरिक्स अच्छे होते हैं। साबरी ब्रदर्स। एडमायरेशन मेरा सब कुछ। ताजदार हरम। ताजदार हरम अल्टीमेट कवाली। अल्टीमेट कवाली। राहत फतेह अली खान। वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स वी हैव। तला अंजुम। अगेन वन ऑफ द बेस्ट रैपर्स एंड सिंगर वी हैव। तला यूनुस। बेस्ट फ्लो वाला आदमी। मैं बड़ा फैन हूँ यूनुस भाई का और मुझे उनका फ्लो बहुत पसंद है। क्या बात है। हावी। हावी भाई तो अपने भाई हैं और बड़े अच्छे आदमी हैं, पर्सनली भी बहुत अच्छे आदमी हैं। आई एग्री टू इट। और मैंने किया है पॉडकास्ट। फैन एंड फ्रेंड। फैन एंड फ्रेंड। द ग्रेट अमजद साबरी। जिंदगी। कराची। मेरा शहर, मेरी गर्लफ्रेंड है कराची। और लाहौर। लाहौर मेरी बीवी है। जाऊंगा मैं उसी के पास। ओके जी। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स रैपिड फायर। इसमें भी आपने जो इंस्टेंटली दिमाग में आया वो फेंक देना है मेरे ऊपर। रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। सबसे मुश्किल कवाली परफॉर्म करना कौन सी है? इफ यू नेम वन। एक नहीं है, बहुत सारी हैं, क्योंकि बेसिकली कवालियाँ जो थी ना वो थी 40-40 मिनट की। अब मैं इसमें रैपिड फायर में थोड़ा सा जल्दी इसलिए करने की कोशिश करूँगा क्योंकि कवाली जो ओवरऑल कवाली कोई भी आप पढ़ने की कोशिश करोगे वो आपको सब मुश्किल लगेंगी। जेन्युइनली सारी मुश्किल है। सारी मुश्किल है। कोई आप हेड टू टो कोई कवाली को कॉपी करोगे तो आप मुश्किल ही है कि कर पाओ। हम नहीं कर पाते। सबसे कोई इमोशनल मोमेंट स्टेज पे कभी हुआ है जो अभी याद हो आपको? इमोशनल मोमेंट? क्या आप इमोशनल हो गए हो यार? इमोशनल In any way, in any हाँ way. एग्जैक्टली। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि मेरे वालिद साहब शो करते हुए ना एक जगह लिया करते थे। एक पॉज लेने के बाद ना एक उनका एक अंदाज था कि वो एक जगह लिया करते थे। तो वो जब जगह आई ना तो
मैं उस नॉस्टैल्जिक मूवमेंट में था कि मुझे लग रहा था कि वालिद साहब गा रहे हैं, तो मैं रुक गया, मैंने आगे कंटिन्यू नहीं किया, और पूरा टीम जो रुक गए और उनको पता था कि किस वजह से ये पॉज आया है, तो सब एक इंटरनली, ऑडियंस को तो नहीं समझ आया लेकिन इंटरनल टीम के अंदर एक इमोशनल मूवमेंट हो गया था। अच्छा, वालिद साहब की कौन सी एडवाइस है जो हमेशा याद रहती है आपको, जिसको फॉलो करते हो? मेरे वालिद साहब की ये एडवाइस थी कि भाई किसी भी चीज़ के अंदर कोई काम करना है तो घोड़े बन जाओ एंड जाने देखते दो। रहो सामने एंड तक। अच्छा, साबरी खानदान का सबसे अंडररेटेड कवाल कौन सा है? साबरी कवाल का यार, अगर मैं वैसे अगर देखना चाहूँ तो बहुत सारे लोग हैं जो अंडररेटेड कवाल हैं। इनफैक्ट मेरा जो कज़न अब्दुल्ला ABD हम उसको कहते हैं, ABD। हाँ वो भी इनफैक्ट अभी काफ़ी अंडररेटेड है। और मेरे एक और भाई है वाइस भाई, जिनके साथ मैंने स्टार्टिंग में काम करना शुरू किया था। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट गज़ल आर्टिस्ट वी हैव। अच्छा, माशाल्लाह उनके गले में बहुत खूबसूरती है। और मेरे उस्ताद दादा हाजी मकबूल अहमद साबरी साहब, जो कि मेरे उस्ताद भी और मेरे दादा भी रह चुके हैं, वो उनको कॉपी करने की कोशिश करता है और माशाल्लाह बहुत अच्छा करता है। अच्छे लेवल तक कर लेते हैं। अच्छा, आज के दौर का इस वक्त का बेस्ट कवाल आपके हिसाब से कौन है? बेस्ट कवाल है, मुझे क्या लगता है, मेरा पर्सपेक्टिव आपके जानना चाह रहे perspective हैं, क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि आरिफ फिरोज साहब या पंजाब के कवाल हैं, मुझे वो बहुत पसंद है। नाम तो बहुत सारे अभी रिसेंट टाइम्स में मैं बता रहा हूँ, वरना अगर बैक इन द हिस्ट्री चले जाओ तो बदर मियां दाद साहब हैं, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हैंड्स डाउन। अच्छा, कराची के इवेंट्स या फिर लाहौर के इवेंट्स, दोनों में से कौन से बेहतर है? ये चूज करना पड़ेगा भाई। डिपेंडिंग कि प्राइवेट इवेंट है या पब्लिक इवेंट है। ओके। अच्छा, लाहौर में मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मुझे पब्लिक इवेंट में भी मज़ा आया है, लेकिन प्राइवेट इवेंट में इतना मज़ा नहीं आया। या तो हो सकता है कि मुझे कुछ ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड ऑडियंस मिल गई थी उस पर्टिकुलर शो में। रिस्पॉन्सिव नहीं थी ऑडियंस हाँ इतनी? एग्जैक्टली, क्योंकि आर्टिस्ट का सारा मूड होता है कि वो इंजॉय करे। ऑडियंस इंजॉय करती है तो आर्टिस्ट खुद इंजॉय करता है। तो बहुत सारे यहाँ कराची में भी हम जब उस 1% अवाम के शो में जाते हैं ठंडी ऑडियंस। तो वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड सा ही माहौल होता है, क्योंकि मज़ा आर्टिस्ट की जो कमाई है वो उसकी दादी है, उसकी रूह की ग़िज़ा जो है वो उसकी दादी है, चाहे वो कैसे भी ले रहा है बंदा दे रहा है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, स्टूडियो रिकॉर्डिंग में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर लाइव महफिल में, लाइव शोज में? लाइव शोज अब जिस तरीके के हो रहे हैं उसमें तो नहीं इतना कोई खास मज़ा आता। म्यूजिक अच्छा प्रोड्यूस होना चाहिए। अब क्योंकि हमें पता ना, मैंने आपको बताया कि हमने फास्ट बीट्स चलनी है के बाद, वहाँ पे मैं मौसीकी का अपना कोई फन नहीं शो कर पाता। शोज कैन टू बी वेरी टाइम नहीं होता एग्जैक्टली कि मैं अपना फन शो कर सकूं कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ। एक पैटर्न हमारा फॉलो बन चुका है ऑलरेडी, वही हम पैटर्न फॉलो करते हैं जाके और कवाली का शो हो जाता है। तो यू डोंट हैव क्रिएटिव फ्रीडम इन द लाइव शोज, राइट? हमें बेसिकली क्योंकि हमें स्टीरियोटाइप भी कर दिया जाता है क्योंकि हमारे बैकग्राउंड से रिलेटेड, फिर वो उनके ये कि इनको बाउंड करो सिर्फ कवाली का, ये सब कवाली पढ़े हाँ, और गजल वाला शायद हाँ, दूसरा आएगा, हाँ, कुछ टाइप तो का भी ये होता है। नहीं सिर्फ गजल के लिए भी नहीं, क्योंकि अच्छा मैं एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक से करना चाहता हूँ, तो हम हमारी ये लाइव शोज में चीज़ें आती हैं कि अगर जैसे हमने किसी गजल के अंदर या किसी कवाली के अंदर थोड़ा सा न्यू म्यूजिक डाला है तो हम उसको लाइव परफॉर्म करते हैं ताकि ऑडियंस का रिस्पॉन्स देख सकें इसमें कि क्या है। कुछ लोगों को वो अच्छा लगता है, कुछ लोग को नहीं अच्छा, क्योंकि जो हमारे वालिद साहब और दादा हुजूर की ऑडियंस है वो आके हमसे कहते हैं कि नहीं वो तुम्हारे वालिद साहब वाली बात नहीं आई, ये वाली नहीं आई, वो करो ऐसे करो, म्यूजिक ज्यादा आ रहा है, ये सब चीज़ आ रही है। और जो यंगर ऑडियंस है वो इन सब चीज़ों को वो एंजॉय कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, सबसे क्रेजी कोई इवेंट हुआ हो, कोई लाइव प्रोग्राम हुआ हो जो याद हो, यार कोई क्रेजी कुछ वहाँ पे हो गया था, लोग पागल हो गए, कुछ ऐसा भी कोई चीज़ हो गई? भाई ऐसे क्रेजी इवेंट्स तो बहुत सारे हैं और बहुत मतलब अच्छे नहीं भी हैं और बहुत सारे अच्छे भी हैं। इनफैक्ट ऐसे हुआ था कि एक जगह हम शो कर रहे थे, तो जो भी हमारे दूल्हा भाई थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे और उन्होंने ओवर एक्साइटेड हो गए, तो उन्होंने वहीं बैठे बैठे अपनी M416 खोली और वही हवाई फायरिंग कराची शुरू कर दी। कराची शहर की बात है। तो फिर रात मेरे ख्याल से जेल में गुजरी होगी शायद। अब ये तो वही जाने, हमने तो अपना काम किया, हम घर चले गए। तो कुछ हमारी टीम के बेचारे बड़े सेंसिटिव से डर गए और क्योंकि कितनी फासले पे, अगर मैं यहाँ बैठा हुआ परफॉर्म कर रहा हूँ तो ये पीछे आपका लैंप जो रखा हुआ है ये डिस्टेंस होगा, यहाँ से उन्होंने निकाल के शुरू हो गए। मतलब टेंट वगैरह भी लगा हुआ, उन्होंने टेंट के ऊपर से ही बेसिकली उनके उन्हीं के फार्म हाउस के ऊपर उनके फार्म हाउस पे था, तो उन्हीं पे उन्होंने फायरिंग वगैरह करनी शुरू कर दी। तो एक ऐसे क्रेजी मोमेंट था, एक ऐसा था, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम एक जगह परफॉर्म करने के लिए गए हुए थे, वो भी फार्म हाउस ही था, लेकिन वहाँ पे हमारे जब हम परफॉर्म कर रहे थे ना तो प्रोस्टिट्यूट्स आके ना डांस करने लग गई थी आगे। अच्छा कि तो वो मुझे चीज़ इंटरनली बहुत बुरी लगी, बहुत ज़्यादा बुरी लगी। मैंने एक दफ़ा वार्न किया सब चीज़ें रोकने के बाद कि मैंने कहा आप प्लीज़ ऐसे नहीं करें।
मैं चला जाऊँ, फिर आप लोगों ने जो करना है आप लोगों की ज़िंदगी, मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने एक दफ़ा रोक के शो कंटिन्यू किया, फिर वापस सब चीज़ें कंटिन्यू हुई, लेकिन वैसे ही फिर वो थोड़ी देर में आए और डांस करने वगैरह लगी, जो कि फिर मुझे बहुत ज़्यादा हर्टिंग लगा और मैं उठा और मैं स्टेज से चला गया कि क्योंकि अच्छा फिर मैंने मेरी मैनेजमेंट वगैरह सब जो है वो हो गई थी परेशान। वो लोग जो भी थे, फिर उनमें से 1-2 लोग जो थे वो आए, थोड़े से सोबर भी थे वो, और उन्होंने आगे समझ गया तरीके से मैं, बात की। समझ गया। और फिर मैंने उनको ये बोला कि भाई मेरा ये काम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। हाँ, आप जो मेरा काम, मुझे टाइम पूरा जो है मुझे दे दो, मैं कर देता हूँ। फिर आपका जो दिल करे वो करते रहना भाई। फिर कंटिन्यू किया, शोज़ के बाद फिर नहीं उन्होंने माज़रत वगैरह की और फिर उन्होंने वो जो भी जितने भी लोग थे उन सबको अंदर हटा दिया। भेजा और फिर मैंने कंटिन्यू किया शो और अपना टाइम पूरा करके मैं चला गया। तो ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है भाई, मेरे ख्याल से बहुत फार्म सारे हाउस के इवेंट्स सर आप नहीं ले रहे हो आजकल? भाई ले प्राइवेट रहे इवेंट्स हो? में होता है, प्राइवेट इवेंट्स में होता है मेरे भाई। कुछ भी होता है। कुछ देखो कुछ लोग आपको कोई ड्रंक स्टेट में भी मिलता है, आप कोई और नशे की हालत में भी मिलता है। आपको करना तो है ना, काम तो करना ही है एट द एंड ऑफ अच्छा, द डे। सारे इवेंट्स जो भी आते हैं वो सब चूज़ कर लेते हो या कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि यार देखते हो कहाँ बुला रहे हैं, क्या है, कौन लोग हैं, या फिर नहीं? हाँ, नहीं अच्छा, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरी मैनेजमेंट देखती है। देखती है कि क्या शो है कैसे नहीं। क्योंकि अच्छा मेरा जो तरीक़ेकार है ना बुकिंग का, हम लोगों ने नॉर्मल कवाल से बहुत डिफरेंट रखा हुआ है। अच्छा, हमने सबको, हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन, हमारी MOU पहले ही चली जाती है कि अच्छा, भाई ये हमारी साइन टर्म्स करवा एंड दो। एग्जैक्टली हमारी अच्छा, ये, हाँ हमारा ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। मैं इनफैक्ट अभी शो के पॉडकास्ट के बाद आपको दिखाना एक वो मुझे दिखाऊंगा कि हमारा पूरे एक इनवॉइस जाती है बेसिकली कि प्रॉपर भाई तरीके हाँ से। कि ये इतनी इतने मॉडर्न कार डे से कमाल ये होगा, ज़ाहिर-सी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने प्रिविलेज्ड है, पढ़ा लिखा दिया, शऊर दे दिया, दुनिया दिखा दी। क्योंकि कव्वाली म्यूजिक के अंदर ना, अब आपने यही बोला ना कि बहुत सारे लोग हैं। अब मैं दूसरी बात करता हुआ चलूँ, ADHD हिट हो गई मेरी, कि कव्वाली जो सब कर रहे हैं वो इसी वजह से ही कर रहे हैं। यही सारी गेम है। हम बात मेन क्या कर रहे थे? शोज़ के बारे में, शोज़ हाँ, कैसे चूज़ करते हो? हाँ, शोज़ मैं चूज़ ऐसे करता हूँ कि मेरी मैनेजमेंट देखती है, वो सब उनसे बातचीत करती है, हम एक MOU साइन करा लेते हैं कि भाई इतने टाइम, इतने बजे तक हमारी परफॉर्मेंस टाइम है। शो की कैंसलेशन भी उसमें मेंशन होती है कि अगर हमारी तरफ से होगी तो कैंसलेशन ये चार्जेस क्या हैं, या होगा, आपकी तरफ से क्या होगी, सब प्रॉपर चीज़ें जिस तरीके से ऑलरेडी होना चाहिए। मेंशन होती है, ताकि हमारा भी एक्सपीरियंस खराब ना हो और जो हमें बुला रहा है उस बंदे का भी एक्सपीरियंस खराब ना हो। अक्सर कुछ लोग इसमें लड़ जाते हैं कि भाई ऐसे नहीं होता, ऐसे वैसे नहीं होता, कव्वालों का तो ये। मैं आपको एक मैं बात फर्स्ट टाइम बताता सुन रहा चलूँ, हूँ, फर्स्ट टाइम सुन रहा मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि भाई हमें एक कॉल आई शो के लिए। हूँ। एक खातून थी, उन्होंने हमसे शो के लिए हमसे चार्जेस पूछे, हमने उनको कोटेशन भेज दी, अपनी जो हमारी ईमेल थी हमने वो उनको भिजवा दी। उनका हमें कॉल आया नेक्स्ट डे कि कव्वाल तो ऐसे ही नहीं आ जाते। तो मेरे मैनेजर ने आगे, मेरे मैनेजर जो है वो थोड़े से सख्त मिजाज के आदमी हैं, ज़रा हो जाते हैं उनके साथ। तो उन्होंने भी आगे से ये बोला कि मैम जो फ्री में आ रहा है आप उनको बुला लें। तो फिर आगे से जवाब पे ज़्यादा हंसी आई कि उन्होंने कहा चलिए ठीक है, हम आतिफ असलम को बुला लेते हैं। आतिफ असलम को बुला लेते हैं। और उसने मुझे रिकॉर्डिंग भेजी ये फ़ोन की। मैं हंस के परेशान हो गया। अब क्योंकि अब कव्वाली से बेसिकली हम जो चार्जेस लेते हैं ना, अब हम अपनी फीस के चार्जेस लेते हैं। अब क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप बेल होगी हमारे यहाँ, इतने लाख रुपए की बेल होगी, इतने लाख रुपए की बेल होगी, डजंट मैटर मेरे भाई। मैं जो आपसे चार्ज कर रहा हूँ ये मेरी वो तुम फीस अपना है, फिक्स चार्ज करते हो ये मेरी फीस है। और फिर वो, अच्छा हाँ, ये तो सवाल पूछे नहीं यार, ये क्या सीन है? कवाल जो भी आते हैं बहुत सारे, मैंने खुद भी बहुत सारे इवेंट्स कराए हैं अपने पर्सनल कैपेसिटी में घरों पे, तो वो अपने साथ बैग लेके आते हैं पूरा एक नोटों का, उसमें बहुत सारी पैसे भी होते हैं और डिफरेंट करेंसीज भी होते हैं, तो तुम भी लेके जाते हो? हम कुछ जो रिक्वायर करते हैं, जो हमसे हाँ, कर, तो हम लेके जाते लेके हैं, जाते हो आप क्योंकि उसे। बेसिकली हाँ, अब ये पार्ट है कव्वाली के। अब अच्छा। कव्वाली में जो पैसे उड़ाने का जो जरिया है ना, मतलब जो जिस कॉन्टेक्स्ट से आई है वो है दाद देने का तरीका। क्या मैं अच्छा कि पढ़ा, मुझे हाँ, कोई चीज़ कि अच्छी दाद लगी तो देने मैंने का उड़ा दी तरीका, हाँ, जाके। अच्छा उड़ाने का कॉन्सेप्ट है वो रक्स के अंदर है। ओके, पैसे नजर करना तो अदब से ही मतलब वो चाहिए। रखो आप हाँ, तमीज से जाके, आप हाथ में रख दो सामने। वो जो आजकल तो हाँ, शो ऑफ चलता है ना अब वो पूरा, जो रक्स के जो गन्स उड़ाने भी आ वाला गई है, हैं, देखे हाँ, तुमने वो? हाँ भाई हो चुका है, उसमें नकली नोट उड़ा रहे हैं यार लोग हम। तो ये वो बहुत होता है ना, ये वो गनों से उड़ा रहे हैं। अब वो बेल जो होती है ना, वो बेसिकली वो दाद की होती है, वो रक्स के अंदर जो समझ पहले गया। जो चीजें होती थी, जो खानकाहों में होती थी, वो ये थी कि बंदा एक नाच चल रही है, अब वो अपनी इमेजिनेशन के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना कनेक्ट हो गया है कि उसको नहीं पता आगे पीछे क्या है, तो उस जोन के अंदर वो पागल दिखाना चाहता है अपने आप को कि भाई मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं ये पैसे लुटा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट है पैसे लुटाने का। अब वो शो ऑफ के अंदर आता है, हाँ हाँ, तो तो ये क्या पूरा वो होता है ना कि फायदा वो तो हमारा ही है। ट्रैक्स लेके बैठे हुए हैं।
अच्छा तो फिक्स्ड अलग होता है एंड देन वो उड़ाना जो मर्जी अब कुछ लोग हमें मतलब ये कहने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे यहाँ 15 लाख रुपए का ये हो जाएगा, बेल हो जाएगी, हमारे मैक्सिमम यहाँ ये हो कितने उड़े जाएगा, आपके ये हो ऊपर जाएगा। ये बता दो अ, अगर बताना चाहो यार एक comfortable हैंडसम अमाउंट थी, मैं एक जगह वैसे बता चुका हूँ, लेकिन फिर मुझे बता मेरी दो मीडिया खैर। टीम ने बोला कि ये नहीं बताने अब वाली तो बात बता होती दिया है। ना एक दफा अब तो खैर अब आम ढूंढ बात सकते है हो तो ढूंढ लो मेरे भाइयों जाके। अच्छा एज अ प्रोफेशन इट्स अ गुड प्रोफेशन टू बी इन नाउ इन टर्म्स ऑफ मनी अगर अच्छे पैसे बन आपका जाते नाम हो, मैं इसलिए प्रिविलेज्ड हूँ, मेरे पास नाम। लेगेसी लगी हुई है, लेगेसी वरना जो बात हम ये कर रहे थे ना कि जो कवाल पैसे डिमांड नहीं करते, कुछ है मार्केट में कवाल जो कि पैसे डिमांड नहीं करते, वही कहते हैं कि आप वो पैसे उड़ाओ बस बेल उड़ा देना। नहीं बहुत कम में भी अब हाँ, तो मतलब देयर सेगमेंट्स हैं हर हाँ, किस्म की कैटेगरी है हाँ, वो एग्जैक्टली 20,000 भी है 20 लाख भी है एग्जैक्टली वही बात सारी है ये कि वाली बात हम क्योंकि जो हम चार्जेस ज्यादा इसलिए लेते हैं कि हम एक्सपीरियंस अच्छा देना चाहते हैं। मेरा जो साउंड सिस्टम ही हम शो के अंदर लगाते हैं, खुद वो लेके ही जाते हो साउंड हाँ साउंड हमारा ओके अपना अपना होता है, अपना अपना होता होता है है। ओके तो बेसिकली साउंड ऑपरेशन की मेरी अपनी टीम है, 4-5 लोग हैं, और मतलब कामी भाई जो हैं वो अच्छा काम करते हैं मार्केट के अंदर, तो उनके साथ ही हम चलते हैं। और क्योंकि मेरी आवाज़ बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे खुद भी ऐसा लगता है, टोन की वजह से पता नहीं यार, मुझे कुछ तो डिफरेंस है मेरी आवाज़ में कि माइक में डिफरेंस आती है, मुझे ऐसा लगता है। अभी हमारे इसमें कुछ साउंड का अभी शो हो रहा था राइट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ अगर हम जैसे कमरे में बैठे हुए ना, जो मेरी फ्रीक्वेंसी आप तक पहुंच रही होगी ना, वो ये माइक कैप्चर नहीं करेगा। और वो होता है क्योंकि मेरी टोन हो सकता है थोड़ी सी डिफरेंट है, different तो और उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करने में टाइम लग जाता है, तो इसलिए हम लेके अपने साथ बंदा चलते हैं। और कहने बताने का मकसद ये है कि वो फिर अच्छी क्वालिटी की अगर चीज़ देते हो तो फिर वो पैसे भी लगते हैं उसके, तो हम थोड़े से ज़्यादा मैं चार्जेस नहीं ले पूछूंगा लेते हैं। कितने चार्ज कर रहे हो अब उसके चार्जेस बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हम सिर्फ आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे तबले के ऊपर जो माइक लगाया जाता था, हाँ वो सिर्फ 8.5 लाख रुपए का है, खाली माइक सिर्फ माइक ओके जो तबले के ऊपर लगाया जाता अच्छी क्वालिटी का काम कर रहे हो ना बिल्कुल। फिर उस परफॉर्मेंस मजा भी आता Exactly, होगा हाँ क्योंकि यार मेरा यही काम है ना, अब हमें इस चीज़ का डर लगा रहता है ना कि भाई लेगेसी का काम है, फैमिली का नाम है, कुछ भी गलत करेंगे तो फिर हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, हमारी फैमिली की इज्जत पे बात आएगी। नेक्स्ट कॉन्सर्ट कहाँ पे कर रहे हो मैंने आना है लाइव सुनूंगा बिल्कुल आपको भाई, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं बताना आपको जरूर, हमारे इंशाल्लाह लाइनअप है आगे, मैं आपको सब चीज़ अपडेट करता रहूँगा। जरूर 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 थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट भाई भाई। और आई रियली एंजॉयड द कन्वर्सेशन एंड द वे यू हैंडल द क्वेश्चंस वर वेरी गुड एज वेल आई होप आपको भी मजा आया हो बिल्कुल भाई। आखिर में अपने जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं आप, और उसके अलावा अगर आप पॉडकास्ट में आए हुए हों और मैं आपको बगैर कुछ सुने जाने दूं तो फिर मैं तो छोड़ Yeah. दूंगा आपको, मेरी ऑडियंस मुझे नहीं छोड़ेगी। नहीं भाई, So- मैसेज दे देता हूँ मैं ऑडियंस को, बस और- कीप सपोर्टिंग, कीप लव करते रहें, बस जिस तरीके से वालिद साहब को मेरे प्यार दिया है, कोशिश करें कि उसी तरीके से देने की कोशिश करें। हम उस मैयार को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वैसा ही होगा। बिल्कुल। और मुझे कुछ थोड़ा सा कुछ भी अगर सुनाना चाहें, क्या सुनना चाहेंगे? थोड़ा सा ही सुनाऊंगा, लेकिन सुनना क्या चाहेंगे? मेरे ख्याल से तो भर दो झोली अगर हो जाए मैं थोड़ा सा, ताजदार हरम की एक अशार, ताजदार हरम की एक अशार व्हाटएवर इसका सुनाता और फिर इसको हम क्लोज करते हैं। हूं। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे, तो जन्नत भिगोरा, जन्नत भिगोरा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच भाई, हिला दिए सबको, पूरे स्टूडियो में सब हिल गए होंगे। व्हाट अ साउंड। थैंक यू भाई। अल्लाह आपको जिंदगी दे और आप इसी को, अपने लेगेसी को, अपने फादर की ऐसी आमीन कंटिन्यू अल्लाह। करें, उनका नाम रोशन करें आमीन और अल्लाह। हम सबका नाम रोशन करें। हम आमीन सब पे अल्लाह। बड़ा फख्र है आप। थैंक यू भाई, Thank थैंक you यू so फॉर much. हैविंग अस, बहुत Thank you मजा so आया इस much. कन्वर्सेशन में। Thank you so much. That is it from the today's podcast. Keep watching, like, share, subscribe. Thank you so much.